नमस्कार, परमात्मा क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने रीट लेवल फर्स्ट के अंतर्गत इकाई 3 के जो दूसरा जो चैप्टर है उसको हमने पूरा कर दिया था औसत। और उस औसत के जो वीडियो थे उस वीडियो में हमने औसत किस तरह से ज्ञात करना वो सीखा था। जब नया जो व्यक्ति जो आता है या जो व्यक्ति उसमें से कम होता है तो औसत पे क्या फर्क पड़ता है ये हमने सीखा था। साथ ही अन्य जो वीडियो था उसमें हमने औसत चाल किस तरह से ज्ञात की जाती है उसके बारे में हमने बहुत विस्तृत से चर्चा की। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और उससे भी बड़ा जो निवेदन आपसे ये रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सच में लगता है कि नहीं ये हमारे रीट के लिए उपयोगी हो सकता है तो आपकी ही तरह जो दूसरे जो साथी है वो तैयारी करें, जो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस तरह से लाभ मिलता रहे। तो चलिए आज जो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में वो करते हैं नया चैप्टर जो है वो है लाभ हानि। वैसे देखा जाए तो ये जो चैप्टर है वो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलता है। इस चैप्टर में से हमेशा अच्छे प्रश्न जरूर आते हैं। इस चैप्टर के ऊपर बहुत ही सरल तरीके से और हर जो बिंदु है उस बिंदु को अपन छूते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप कहीं भी इस वीडियो से वंचित नहीं रहे और आगामी जो वीडियो उनको भी आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम चैप्टर के नाम से ही। चैप्टर का नाम जो वो है लाभ और हानि। वैसे ये जो शब्द ये हमारे व्यावहारिक जीवन में खूब सारे आते रहते हैं। हम अक्सर जानते हैं कि अगर हमें कोई ये पूछे कि आपको लाभ कब हो सकता है तो हम सीधा सा जवाब देते हैं कि हम कोई चीज़ जो है वो हम अगर थोड़े रुपए में खरीदे और उसको अधिक में अगर बेचेंगे तो हमें फायदा होगा या लाभ होगा। और हमें हानि कब होती है तो हमें सीधा सा ही पता है कि जब हम कोई चीज़ को अगर अधिक रुपए में अगर खरीद के उसको कम में अगर बेचे तो उससे हमें हानि होती है या घाटा होता है। बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए तो वहीं से हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को ताकि जो साथी ऐसे भी है जो मैथ्स से थोड़ी जिसकी दूरी रह गई है या जो पहले भी पढ़ चुके हैं मिस हो गया हो तो अपन हर चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात आती है कि लाभ कब होता है। ये तो हम जानते हैं कि जब हम कोई वस्तु कम में खरीदते हैं। अब देखिए पहली बात आती है जो खरीदते हैं उस मूल्य को हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा है कि उस मूल्य को जिस मूल्य को अपन कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को लगाता है क्रय मूल्य। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। साथ ही जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। अब इसको ज़्यादा विस्तार से कोई परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई ऐसा परिभाषा नहीं कि विक्रय मूल्य क्या कहते हैं या विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में होना जरूर चाहिए कि विक्रय मूल्य वास्तव में क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। तो हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो तो हमारा कहलाएगा क्रय मूल्य और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचेंगे वो क्या कहलाएगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये तो हो गई एक सामान्य से परिभाषा। अब देखिए हमारा चैप्टर जो शुरू वो होता है लाभ से। अब हमें देखिए जैसे हमने पहले ही बात की लाभ कब होता है जब हम किसी वस्तु को कम में तो खरीदे और अधिक में हम बेचें। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। यानी अधिक में बेचे तो हमें कितना लाभ होगा या तो हम कैसे पता लगाएंगे। यानी हमने जितने में उस वस्तु का जो मूल्य अधिक मूल्य कौन सा है जो ज़्यादा में बेचेंगे यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा। तो अधिक मूल्य में से हम जो कम मूल्य है उस मूल्य को हम घटाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें उस सौदे में कितने लाभ हुआ है या कितना फायदा हुआ है। यानी लाभ जो है हम कैसे मालूम करेंगे जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा जो शब्द है वो है हानि। ठीक है, तो हानि कब होगी तो सीधा साधा हमें मालूम है जब हम किसी वस्तु को अधिक में तो खरीदते हैं यानी हमारा क्रय मूल्य अधिक होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें हानि की गणना हो जाएगी कि हमें कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए। हाँ, आपसे एक निवेदन और रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें क्योंकि आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें लगेगी जो आपको साथ ही साथ नोट भी करनी चाहिए। क्योंकि ये देखिए हम इस चैप्टर में कोई किसी भी छोटी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ही आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपको हर चीज़ को नोट भी करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें लाभ और हानि ये तो सीधा सिंपल सा है मालूम हो जाएगा। कब हमें मालूम पड़ेगा कि लाभ तो कब होगा जब विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो और हानि कब होगी जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। ये तो हमने कक्षा 6 से पढ़ा था, बहुत सिंपल तरीके से करना भी जानते हैं, ज़्यादा इसको विस्तार में अपन नहीं लेंगे। तो हमें जो प्रश्नों में जो जरूरत पड़ेगी वो हमें सीधे ही पड़ेगी तो लाभ प्रतिशत की। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत या दूसरा हो सकता है हानि प्रतिशत की।
तो देखिए अगर मैं चाहता तो सीधा ये भी शुरू कर सकता है, लेकिन देखिए सीधा ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमें लाभ प्रतिशत की गणना करनी हो या हानि प्रतिशत की गणना करनी हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले लाभ या हानि की गणना तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तब जाके हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की हम गणना करेंगे तो दोनों जो गणना होती है हमेशा वो गणना जो होती है वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी लाभ या हानि की जो गणना करेंगे किस पे करेंगे, हम क्रय मूल्य पर ही गणना करेंगे। क्रय मूल्य से ही हम मालूम पड़ेगा कि हमने उस वस्तु को अधिक में बेचा है या कम पे बेचा है, तो उस समय मालूम पड़ेगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ जो है उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे हमें कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, और लाभ किससे हुआ, जो क्रय मूल्य है, जैसे मैंने पहले भी कहा है सारी जो गणना होती है वो किससे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। चाहे लाभ की गणना करनी हो चाहे हानि की गणना करनी हो। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत जो है तो हम किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। जो क्रय मूल्य जो उसमें से इतने लाभ हुआ तो प्रतिशत का क्या होता है 100, तो हम ये देखेंगे कि 100 रुपए पर हमें कितना लाभ हुआ, इससे हमें लाभ जो प्रतिशत में निकल जाएगा। इसमें हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, हानि पहले हानि ज्ञात करेंगे, बट्टा गणना किस पे करनी है वही आप ध्यान रखना क्रय मूल्य पर ही होगी। यानी आपको कहीं भी ऐसे दिमाग में नहीं रखना है कि हानि है तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य लिखना है। दोनों ही जो गणना होगी वो कहाँ पर होगी, हमको क्रय मूल्य पर ही गणना करनी है। तो दोनों को हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें लाभ प्रतिशत भी प्राप्त हो सकता है या हानि प्रतिशत भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हुई। चलिए, इसके साथ मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल के द्वारा इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि प्रश्नों को कैसे हल करना है या इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर्मूले का, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। तो आपको कहीं भी ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्रश्नों को हल कैसे, क्योंकि अधिकांश लाभ हानि के जो प्रश्न आते हैं वो इतने अच्छे आते हैं, उनकी भाषा इतनी अच्छी आती है कि अगर आप उसका प्रॉपर तरीका नहीं जानेंगे, देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको इतने शॉर्टकट बताएंगे कि उसमें आप इतने मिसगाइड हो जाएंगे कि आप जब एग्जाम में जो प्रश्न आपके सामने आएगा उसकी भाषा देखकर आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि मुझे इसमें कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि शॉर्टकट हमारे कहीं उपयोगी नहीं होते हैं। हाँ, हम ऐसे ऐसे शॉर्टकट भी देखेंगे जो हमारे प्रश्न जल्दी कर सकते हैं, तो वो शॉर्टकट भी हम जरूर यूज़ करेंगे। लेकिन देखिए, पहला तरीका तो ये है कि हम बिल्कुल जो सिस्टमेटिक जो तरीका होता है प्रश्न का उसी तरीके से करेंगे। तो हो सकता है कि अगर एग्जाम में हमें एक शॉर्टकट नहीं भी याद आए तो हम प्रॉपर तरीके से उसके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ कौन सा, लेकिन लाभ और हानि का हमने संबंध से गणना की। अब हमें देखिए कुछ जगह में ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर हमारे प्रश्न में जैसे क्रय मूल्य दिया हुआ हो साथ में लाभ दिया हुआ हो तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना भी पड़ सकता है, या हो सकता है विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और साथ में लाभ दिया हुआ तो हमें क्रय मूल्य की भी गणना करनी पड़ सकती है, या हमें कहीं पर लाभ की जगह हानि भी दी हुई है तो इनकी गणना हम करनी पड़ सकती है। तो देखिए, इनकी गणना हम कैसे करेंगे, तो आप एक सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कीजिए कि देखिए क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य ये सिंपल सा एक लॉजिक बता जिससे हम फॉर्मूला को जल्दी याद कर सकते हैं कि ये याद रखिए कि क्रय मूल्य में हमेशा ही लाभ जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये प्रतिशत के लिए नहीं है, इतना आप ध्यान रखें। सिंपल सा अपन फॉर्मूला कहाँ यूज कर रहे हैं इससे हमें फॉर्मूला मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है हमको कि क्रय मूल्य में हमेशा ही लाभ जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जब आप दिमाग में रहेगी तो हमें जो सिंपल से जो फॉर्मूला है वो हमको जल्दी से याद हो जाएगी। देखिए, इससे क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है तो दूसरी चीज जो होगी, यानी दूसरी चीज क्या बची, हानि बची। तो इसका मतलब क्रय मूल्य में लाभ जुड़ रहा है, इसका मतलब हानि घटेगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी तरह से हम अगर क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दें, क्या लिखूं मैं, अगर विक्रय मूल्य में जब लिख रहा हूँ तो देखिए क्रय मूल्य में अगर लाभ जुड़ रहा है तो इसका हम उल्टा करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को हम घटाएंगे। ठीक है, और क्रय मूल्य में हम हानि घटा रहे हैं, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य में हानि जुड़ेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैंने ये क्या लिखे हैं, आप कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये मैंने जो सिंपल सा लिख तो दिया लेकिन ये है क्या चीज। तो वास्तव में ये जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं, जब हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य में से अगर हानि घटाएंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। ये दो अगर विक्रय मूल्य हमें अगर ज्ञात नहीं है और प्रश्न में अगर हमें क्रय मूल्य लाभ दिया हुआ है तो उन दोनों को जोड़ के हम विक्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं, या हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य में से हम हानि घटाकर विक्रय मूल्य हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से इसके विपरीत जब विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा।
और विक्रय मूल्य में से हानि जब जोड़ेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो कुछ जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को हम जब यूज करेंगे तो हम प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आप इनको एक बार अच्छे से नोट भी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम जो अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे तो आपको कहीं भी इनको प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत हम सिंपल प्रश्न से करते हैं। तो पहला एक प्रश्न मैंने लिया है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123 रुपये और 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो पहले तो क्या करना है, देखिए जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि जब भी हमें प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करनी है तो उसके लिए हमें सीधा ही प्रतिशत लाभ या हानि हम ज्ञात नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाभ या हानि की गणना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस सौदे में लाभ होगा या हानि होगी। तो क्रय मूल्य तो कितना है, 110 रुपये है और विक्रय मूल्य है 123 रुपये और 20 पैसे, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें क्या है यहाँ पर लाभ होगा। यानी लाभ कितना होगा, तो सिंपल सा है 123 रुपये और 20 पैसे, उसमें से हम 110 रुपये माइनस कर देते हैं, पीछे कितने बच गए 13 रुपये और 20 पैसे, इतने रुपए का लाभ हो जाएगा। ये तो हो गया सिंपल सा। अब हमें क्या करना है, अब लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत के लिए क्या करना है, जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा था, लाभ बट्टा क्या लिखना है हमें, क्रय मूल्य इंटू 100। तो इससे हमें लाभ जो है प्रतिशत में ज्ञात हो जाएगा। तो लाभ तो है कितना है 13.20 रुपये बट्टा क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर लिखा है 110 रुपये और गुणा हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इसको सिंपल कर देते, पहले दशमलव हटा दीजिए, दशमलव की जगह क्या आ जाएगा 1, पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 0 से 0 कट कर दिया, 11 का इसमें भाग दे दीजिए, 11 का 11 कम 11, पीछे कितने बच गए 2 और 22 हो गए, 11 बनी 22, यानी कितना हो गया 12% का लाभ ज्यादा। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल भी सिंपल ही है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही काम करना है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो देखिए साइकिल को कितने में खरीदा है, 1960 में खरीदा है और बेचा कितने में, 1862 में, यानी हमने ज्यादा में खरीद कर उस वस्तु को कम में बेचा है। इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर हमें हानि होगी। पिछले प्रश्न में हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो हानि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य कितना है, हमने वस्तु खरीदी कितने में थी, 1960 में खरीदी थी और उसको बेचा कितना 1862 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने रुपए की हानि हुई, देखिए 10 में से 2 गए, कितने बच गए 8, यहाँ पर हो गए 5। ठीक है, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 15 में से 6 माइनस कर दिए 9, 8 में से 8, 98 रुपये की हानि हुई। ठीक है, ये तो हमने हानि की गणना कर ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हानि हो रही है तो हमें हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, वही हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हानि कितनी हो रही है 98 रुपये की, तो 98 हमने ऊपर लिख दिए, क्रय मूल्य कितना है 1960 और गुणा हो गए 100। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कट कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 को कट कर दिया, 2 से तो कितना 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, यहाँ पर भी कट कर दिए, कितना हो गए 9 दूनी 18, 1 98, चलो इसके डबल है 49 के डबल हो गए 98, कितने हो गए 2 और 2 से कट कर दिया 10 को कितनी बार 5 बार, यानी यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, 5% की हानि हुई। ये बहुत ही सिंपल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने से 80 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार इतने बहुत सिंपल प्रश्न क्यों ले रहे, इतने कंपटीशन में सिंपल प्रश्न थोड़ी आएंगे और आप शायद वीडियो को स्किप करेंगे। तो देखिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। मैं देखिए सिंपल प्रश्न लेने के पीछे भी एक लॉजिक ये है कि देखिए हम जब अच्छे प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और सीधे ही मैं अगर अच्छे प्रश्न अगर शुरू कर दूँ तो हो सकता है कि कुछ जो साथी है जो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर बेसिक जानकारी उनके पास नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों में वो जब अच्छे प्रश्नों में डायरेक्ट ही ले लूँगा तो वो आप कहीं न कहीं अटकेंगे, आप कन्फ्यूजन रहेगा कि सर आपने ऐसे डायरेक्ट ही कैसे कर दिया, या आपने सीधे ही जैसे क्रय मूल्य दिया हुआ था या लाभ दिया था आपने सीधा ही विक्रय मूल्य कैसे लिख दिया। क्योंकि आगे जब प्रश्न अपन करेंगे, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ कंपटीशन एग्जाम में अपना इतना समय नहीं होता है कि अपन पूरा प्रश्न हल करेंगे, हर छोटी चीज़ को अपन जल्दी
से नहीं कर सकते। तो लेकिन जब जब ऐसे प्रश्नों को अपन जब पहले हल कर चुके होंगे तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि देखिए हाँ, हम ऐसे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी देखिए अनावश्यक शॉर्टकट यूज़ करने भी नहीं पड़ेंगे और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होता जाएगा। तो आपसे निवेदन जरूर रहेगा कि आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें। हाँ, बिल्कुल आपको लग सकता है कि इतना सिंपल प्रश्न है तो उसका आप स्वयं अभ्यास कर लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करें। उसमें छोटी छोटी कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे जहन में नहीं होती है, तो वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। तो हम पहले बिल्कुल सिंपल प्रश्न ही लेंगे ताकि उससे जब अपन अच्छे प्रश्न जब करेंगे तो इन प्रश्नों की हेल्प हमें वहाँ बहुत ही हमारे उपयोगी होगी। तो चलिए, तीसरा जो हमने एग्जाम्पल जो प्रश्न अभी देखा था उसमें हमें क्या करना है, देखिए वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 700 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में हमें लाभ दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ कितने रुपए का? 80 रुपये का लाभ हो रहा है, ये भी दिया हुआ है। अब हमें वस्तु का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने अभी देखे थे, फॉर्मूले देखे थे, आपको याद हो। जैसे मैंने कहा था क्रय मूल्य में हमेशा लाभ जुड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ हमेशा घटेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए फॉर्मूला सीधे ही जल्दी से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? 700 रुपये और लाभ कितना है? 80। यानी यहाँ पर हमें सीधा ही प्राप्त हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 620 रुपये। यानी बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन इसको लेने का कारण ये है कि हमारे दिमाग में ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम देखिए जिस विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो हम तब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। जब हमें विक्रय मूल्य साथ में हानि दी हुई तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये सब हमें स्पष्ट करने के लिए ही ऐसे प्रश्नों को हमने लिया है। चलिए अगला जो एग्जाम्पल उसको आप देखिए। यदि एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने से 25 रुपये की हानि होती है तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में, लेकिन सीधा हमको हानि भी दिख रही है और यहाँ पर मूल्य भी दिया हुआ, तो हम सीधा ही क्या करते हैं 25/100 करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी में हमारे प्रश्न जो होते हैं वो गलत होते हैं। देखिए पहले प्रश्न की भाषा को व्यवस्थित तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए एक वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बेचने का मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100 रुपये, ठीक है। साथ में 25 रुपये की क्या दी हुई है? हानि। अब यहाँ पर हानि कितनी हो रही है? 25 रुपये की। ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैं सीधा देखिए सबसे पहले तो यहाँ हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिख देते हैं कि हानि प्रतिशत में कैसे ज्ञात होगी। हमने अभी प्रश्न किया भी था। यहाँ पर हमें क्या करना है? हानि, और हानि या लाभ की गणना हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है, इनटू हो जाएगा 100। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न में देखिए हमें हानि तो हमारी दी हुई है लेकिन क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो हमें पहले क्रय मूल्य की गणना करनी पड़ेगी, तब जाके हम हानि प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात किया था तो हमारे पास क्या था? विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ था। तो विक्रय मूल्य से हमने लाभ क्या किया था? घटाया था। तो अब यहाँ पर अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य में से वहां पर लाभ घटाया गया था, हानि हमेशा क्या होगी? जुड़ेगी। तो देखिए विक्रय मूल्य तो कितना है? 100 रुपये और हानि कितनी है? 25 रुपये। इसका अर्थ हुआ क्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया? 125 रुपये। यानी वो जो वस्तु उसने खरीदी, कितने में खरीदी है? 125 रुपये में उसने खरीदी थी। तो अब यहाँ से हम हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। हानि कितनी हो रही है? 25 रुपये की हानि हो रही है और क्रय मूल्य कितना है? 125 और गुना हम कर देंगे 100। देखिए 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। सीधा हमें प्राप्त हो जाएगा कि 20% की हानि होगी, ठीक है। तो जब आप ऐसे प्रश्नों को जब अभ्यास करते जाएंगे तो बाद में हम इन प्रश्नों को तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट भी कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है। अब इस प्रश्न में ये है कि यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेच देता है तो इसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। तो अब जो प्रश्न जो होते हैं वो अच्छे प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न नहीं आएंगे। वहां पर सीधा हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो या सीधा विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और हमें लाभ या हानि पूछी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए प्रश्न को हम वापिस एक बार ढूंढना पड़ेंगे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या लिखा है? यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है, यानी क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो तो क्या दिया हुआ है? 250 रुपये प्रति किलोग्राम, ये तो दिया हुआ है काजू खरीदने का क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। वो जो 10 रुपये जो दिया हुआ प्रति 50 ग्राम के हिसाब से दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर थोड़े विक्रय मूल्य की हम गणना करेंगे कि विक्रय मूल्य जो है वो प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितना है, इसको हम थोड़ी सी गणना करेंगे, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। उसका प्रश्न सिंपल हो जाएगा।
तो विक्रय मूल्य के लिए देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि 50 ग्राम जो है, 50 ग्राम जो काजू है, उस काजू का मूल्य तो कितना है 10 रुपये। तो 1 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा, हम पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि 1 ग्राम काजू का मूल्य जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा 10/50 रुपये। यानी सिंपल सा हो गया, यानी 1/5 रुपये हो गए 1 ग्राम काजू के। तो अब हमें क्या करना है, 1 किलोग्राम का कितना होगा, यानी 1000 ग्राम। तो हम 1000 ग्राम काजू जो बेचेगा उसका यानी विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 1/5 इंटू हमने कर दिए 1000। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200। यानी विक्रय मूल्य जो है वो 1 किलो पे कितना आए हैं 200 रुपये। यानी विक्रय मूल्य जो मिला है हमें वो मिला है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी प्रश्न जो आएंगे वो बिल्कुल सिंपल नहीं आएंगे, सीधे किलोग्राम में लिखा हुआ हो सकता है, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ हो। तो हमें ऐसे थोड़ी सी गणना जरूर करनी पड़ेगी ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि भी सौदे में कितना लाभ या हानि हो रही है। अब यहाँ से प्रश्न हमारा सिंपल हो जाता है, हमें क्रय मूल्य भी ज्ञात हो गया 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। तो यहाँ पर हमें सीधा सा देखना है क्या हो रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है तो हमें हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 50 रुपये की। ठीक है, सीधा सही मालूम पड़ रहा है, 250 में 50 हमने कम कर दिया, 50 रुपये की हानि हो रही है। तो अब हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने में सिंपल है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हानि कितनी है 50 रुपये की, बट्टा क्या लिखना है हमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 और गुना 100। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया, 25 से कम 25, 25 चौके हो गए 100 और 5 का 4 से गुना कर दिए, 5 चौके 20। तो 20% जो है वो इस सौदे में हो जाएगी हानि। ठीक है, तो ऐसे कुछ अच्छे प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से लाभ हानि जो चैप्टर है उसमें हमने क्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात करते हैं या विक्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात करते हैं उनको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा है। साथ ही हमने लाभ और हानि की गणना किस तरह से की जाती है उनको भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल से फॉर्मूले से हल करना सीखा है। साथ ही लाभ प्रतिशत किस तरह से ज्ञात करते हैं या हानि प्रतिशत किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो ये ऐसे आपके जो कॉम्पिटिशन गाइड में जो ऐसे जो प्रश्न जो दिए हुए हो, जो अभी सिंपल प्रश्न जो है आप उन्हीं प्रश्नों का अभी तक लीजिए कि प्रतिशत हानि वाले या प्रतिशत लाभ पर आधारित जो प्रश्न है, जिन प्रश्नों में आपके लाभ जो प्रतिशत में दिया हुआ हो या हानि जो है वो भी प्रतिशत में दी हुई, तो ऐसे प्रश्नों का आप भी इग्नोर करें। अगले वीडियो में अपन ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, तब जाके आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, फिर आप उन प्रश्नों को टच करना। फिलहाल अभी तो आपकी गाइड में जो बिल्कुल सिंपल प्रश्न जो दिए हुए जिनमें आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो या हानि की गणना करनी हो या आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की जो गणना करनी है उस पर आधारित जितने भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप बहुत ही सिंपल तरीके से हल कीजिए और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ही आप उनको हल करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ आप कमेंट्स में जरूर लिखें, कहीं भी देखें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे तैयारी हम जो बेसिक से अच्छी नहीं करेंगे या आप संकोच रखेंगे इतनी छोटी सी चीज सर को क्यों पूछनी है। देखिए मेरा हमेशा ही आप मेरा कोई भी आप वीडियो देख लीजिए उसमें कहीं पर भी मैं ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं मैथ्स में ज़्यादा होशियार और फटाफट शॉर्टकट तरीके से बच्चों को ज़्यादा बताकर अपने इंप्रेशन जमाऊँ। देखिए मैं खुद भी बहुत ही सिंपल तरीके से चलता हूँ। आपने कई बार पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैं सिंपल से गुणा या भाग जो क्रिया होती है वो भी बोर्ड पे ही करता हूँ, ताकि जो बच्चे जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपन ऐसे नहीं कर सकते कमजोर बच्चे, हाँ हो सकता है कि उनके गणित में कुछ मिस हो गया हो, कोई कंपटीशन की तैयारी करते सभी के पास ज्ञान तो वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं यही मान के चलता हूँ कि बच्चे जो है वो कुछ भी भूल सकते हैं। तो अपन हर चीज़ को अगर बोर्ड पे स्पष्ट करेंगे तो बच्चे को ज़्यादा स्पष्ट होगा और वो कहीं भी गलती नहीं करेंगे। और हमारा तो टारगेट भी यही है कि देखिए हमारे मैथ्स में हमारे पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए और यही मकसद है इस चैनल को शुरू करने का, ताकि आपको अधिकतम लाभ मिल सके। तो आप कहीं भी संकोच नहीं करें। आपको अगर कुछ भी ऐसा लगा हो जैसे आज का वीडियो उसमें कुछ ऐसी चीज़ जो है जो आपको समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का उसमें ज़्यादा उसको और भी मैं बेहतर तरीके से स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही पुनः निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पुनः चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा और आप उस वीडियो से वंचित नहीं होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।